हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपने अध्ययन में अच्छे तरीक़ा से समर्पित भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि बायोलॉजी भी हम लोग पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के साथ-साथ अब हम लोग केमिस्ट्री की भी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। आपने अवश्य ही अपने साइंस के जो आपका अभ्यास वाली जो लिस्ट है उसमें इसका नाम अवश्य आपने देखा होगा या सुना भी होगा आपने कि रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उसके समीकरण। तो सुंदर-सुंदर हाथों से सुंदर-सुंदर राइटिंग के साथ अपना नोट्स को अवश्य बनाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में वो नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर और हम लोग जितने स केमिस्ट्री में भी चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, हर उस चैप्टर को पूरी तरीक़ा से तोड़ के पढ़ेंगे और ये जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। उसे आपको एक जैसे अगर रासायनिक समीकरण हम अभिक्रियाएँ की बात हम करें, तो इसमें आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर में आपको पूरी तरीक़ा से टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा, ताकि आपका हर कांसेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं होगा कि आए एक सरले में पढ़ा के चले गए, आपको समझ में आया, नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपके हर वो पॉइंट, हर वो कमजोरी को हम समझते हैं, क्योंकि हमें भी केमिस्ट्री से डर लगता था, आपको भी अवश्य डर लगते होंगे। तो हर वो पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चलिए, देखिए हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना होगा और बेसिक चीज़ में हम लोग सबसे पहले जानेंगे चेंजेज़ के बारे में, कि चेंजेज़ क्या होता है, परिवर्तन क्या होती हैं। देखिए, अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ का बन जाना। अगर परिवर्तन का एक सीधी-सी बात हम कहें, तो एक चीज़ से दूसरे चीज़ का बन जाना, परिवर्तन कहलाया। आप कहेंगे सर मुझे पल्ले नहीं पड़ा, इससे हमें कोई समझ में नहीं आया। चलो और भी एग्ज़ाम्पल दें। जैसे आप मान के चलो कि घर में आप किचन में गए, ठीक है? किचन में आपने गया तो आपने अपने मम्मी को देखा कि मम्मी कुछ काट रही हैं। मम्मी कुछ काट रही है, अब खीरा हो सकता है, कुछ सब्ज़ी हो सकती है, कुछ भी एनीबॉडी समथिंग। तो कोई भी चीज़ों को काटे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि पहले वो पूरी तरीक़ा से परिपूर्ण था। अब उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, तो उसके आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिला। उसके आकार में हमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो वो क्या है? एक तरह का चेंज है। इसी तरीक़ा से आपने देखा होगा कि जैसे चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर आपने सब्ज़ी बनते हुए देखा होगा, तो पहले सब्ज़ी कच्ची थी, कुछ समय के बाद पक जाएगी, तो उसमें भी परिवर्तन हुए। आप कच्ची सब्ज़ी को खाएँगे, तो उसका स्वाद कुछ अजीब-सा लगेगा, लेकिन जब वो पक जाएँगे, तो उसके स्वाद अलग लगेंगे। तो उसमें भी क्या हुए? कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुए। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करें, तो मान के चलिए कि आप कहीं बैठे हो, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो और काम करते-करते किसी ख़्याल में खो गए। किसी ख़्याल में खो गए, अब ख़्याल कुछ भी हो सकता है, तुम किसी को भी याद कर सकते हो। तो वो भी क्या है, आपके मन में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, आपके मन में भी क्या हुए, परिवर्तन हुए। इसी प्रकार से अगर कहें, तो आप कहीं अस्थायी जगह बैठे हो और बैठकर वहाँ कुछ कबार रहे हो, मिट्टी से कुछ न कुछ निकाल रहे हो या कहीं पत्थर मार के तोड़ रहे हो, तो वो भी क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन हमें एनी टाइम दिखाई पड़ते हैं। परिवर्तन हमें एनी टाइम दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर उसे ध्यान से देखें तब। हवा में भी परिवर्तन है, कभी हवा पूरब से चलेगा, कभी पश्चिम से चलेगा, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, वो भी परिवर्तन है। तो हमें अगर साइंस की अगर बात करनी है, तो साइंस में हम परिवर्तन को 2 तरह से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइंस में हमें अगर परिवर्तन पढ़ना हो, साइंस में अगर हमें परिवर्तन पढ़ना हो, तो हमें कितने प्रकार के परिवर्तन पढ़ना होगा? देखिए, साइंस में मुख्यतः हम लोग 2 प्रकार के परिवर्तन को पढ़ते हैं। एक परिवर्तन हमारा कहलाता है फिजिकल, जिसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। और एक होता है
केमिकल चेंज, जिसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब ये दो अलग अलग परिवर्तन है। आपको जितने सारे हमने एग्जाम्पल बताया, हमने बताया कि मम्मी अगर आपके किचन में आपकी मम्मी कुछ काट रही है, वो भी परिवर्तन था। मम्मी खाना पका रही है, वो भी परिवर्तन है। ये लेकिन दोनों में दोनों परिवर्तन अलग-अलग है। एक परिवर्तन भौतिक है तो एक परिवर्तन रासायनिक है। हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। हम छोटे थे, तो हमारे आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो वो एक अलग परिवर्तन है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोनल्स चेंज होते हैं, वो एक अलग परिवर्तन है। तो हमें साइंस के अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार हम 2 तरह के परिवर्तन को पढ़ते हैं। एक कहलाता है भौतिक परिवर्तन और एक कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अब रसायन का मतलब होता है केमिकल, ठीक है? और भौतिक यानी कि फिजिकल की बात चल रही है। तो एक-एक करके हम लोग समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और केमिकल परिवर्तन क्या है, और उसके एग्ज़ाम्पल को भी हम लोग वन बाय वन करके अच्छे तरीक़े से समझेंगे। तो सुंदर-सुंदर हाथों से, सुंदर-सुंदर राइटिंग के साथ आप नोट्स अवश्य बनाइएगा। चलिए देखिए, भौतिक अगर परिवर्तन की हम बात करें, अगर भौतिक परिवर्तन की हम बात करें, तो भौतिक परिवर्तन क्या है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नई पदार्थ नहीं बनते हैं। एक ऐसा परिवर्तन है जिससे किसी नई पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो? हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखो, अभी समझाते हैं। हमने कहा, हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मम्मी आपके किचन में बैठकर कुछ काट रही है, कुछ सब्जियाँ काट रही है। तो अगर मान के चलो कि मम्मी आपकी बैठकर अगर आलू काट रही है, तो बेटा आलू काटते आलू कट जाने के बाद वो भिंडी नहीं बन जाएगा। हमारी बात को समझिए। हमने कहा कि अगर मम्मी आपकी आलू काट रही है, आलू की अगर भुजिया बना रही है, भुजिया बनाने के लिए उसको काट रही है, तो चाहे वो पतली शेप का काटे, चाहे मोटे शेप का काटे, अंततः तो वो आलू ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की अगर आकार चेंज कर दी जाए, तो आकार चेंज करने से कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं होने वाला। कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं होने वाला। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाया। यानी उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। जब मम्मी खीरा काट रही थी, कद्दू काट रही थी, कोई सब्ज़ी काट रही थी, तो काटने के बाद वो अंततः वही चीज़ रह गए। कद्दू काटी तो कद्दू ही रह गया। भिंडी काटी तो भिंडी ही रह गया, खीरा काटी तो खीरा ही रह गया। ऐसा नहीं हुआ कि खीरा भिंडी में बदल गया और भिंडी आलू बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बात क्लियर हुआ? अब जैसे आप भी सोचो कि आप कहीं बैठे हो, बैठकर आप क्या करते हो? जैसे आप किसी पत्थर पे मारते हैं, तो पत्थर टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो पत्थर के टुकड़े होने से क्या वो पत्थर कोई और चीज़ बन जाएगा? अगर ईंट आपने तोड़ा है, तो ईंट से वो गिट्टी तो नहीं बन जाएगा, पत्थर तो नहीं बन जाएगा। मिट्टी का बना था, तो मिट्टी ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि टूटना, फूटना, काटना, छाँटना ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन कहलाएँगे। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारा एक्टिविटी जो कहलाया, ये भौतिक परिवर्तन कहलाया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। सबसे बड़ी चीज़ यहीं पर है छिपी हुई, कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। एग्ज़ाम्पल हमने समझाया, बात क्लियर है? चलो, इसके और भी हमने पिक्चर के साथ आपको समझाना है। देखिए, आगे कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थ अपनी पहचान नहीं बदलते। हमने अभी कहा कि आपने अगर भिंडी काटा है, आपकी मम्मी भिंडी काटी है, तो क्या भिंडी से आलू हो गया? नहीं ना हुआ। भिंडी था तो भिंडी ही वो रह जाएगा। क्या वो अपनी पहचान खो दिया? अरे नहीं खोया मेरे भाई, पहचान तो नहीं खोया। इसका मतलब है कि वो परिवर्तन क्या कहलाया? भौतिक परिवर्तन कहलाया। बात क्लियर है? आपने पत्थर को तोड़ा तो पत्थर ही रहने वाला है, उसका गुण बदलने वाला नहीं है। पत्थर से वो मिट्टी नहीं बन जाएगा या पत्थर से वो कोई फल नहीं बन जाएगा। तोड़े हैं पत्थर तो पत्थर ही रहने वाला है।
गिट्टी जैसे जैसे आपने देखा होगा कि छत की ढलाई करने के लिए गिट्टी लाई जाती है। तो गिट्टी क्या रहता है? बड़ा-बड़ा पत्थर का ही छोटा-छोटा टुकड़ा बनाया रहता है। तो बड़ा पत्थर था, वो भी पत्थर थे, गिट्टी छोटे-छोटे टुकड़े बनकर आए, घर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो भी पत्थर ही हैं, जिसको गिट्टी हमने कहा। तो यहाँ आकार चेंज हो गया, लेकिन उस वो कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो यही कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में शामिल जो पदार्थ होते हैं, वो अपनी गुण नहीं खोते हैं। तो उसे हम कहते हैं, कौन-सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब कहता है कि किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था हमने अभी कहा कि अगर कोई पदार्थ में अगर भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं तो उसकी अवस्था में चेंज होगा। क्या हो सकता है? उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है। अवस्था क्या है? जैसे अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड है तो हो सकता है गैस बन जाए। सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड हो जाए। यानी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आकार में परिवर्तन हो सकता है। यानी उसके आकार बदल सकते हैं। बड़े-बड़े टुकड़े को छोटे-छोटे टुकड़े कर दीजिए, आकार में परिवर्तन हो गया। आकृति में परिवर्तन हो सकता है। आकृति कैसा भी बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएँगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएँगे। तो हमने एक सीधी-सी बात बताया आपको, अगर इन तीनों पॉइंट को अगर कन्क्लूड कर दिया जाए, तो बस एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी भी पदार्थ में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और वो परिवर्तन क्या हो सकता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसकी आकार में परिवर्तन हो जाए, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है? लेकिन पहचान नहीं खो वो अपनी पहचान नहीं खोता है। यानी जो पहले था, आज भी वही है। जो प्रॉपर्टीज़ पहले थी, वही प्रॉपर्टीज़ आज भी है। यानी जो पहले गुण था उसका, आज भी वही गुण है। तो ऐसे परिवर्तन हमारे कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात क्लियर है? चलिए, तो अब एक-एक एग्ज़ाम्पल इसके देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया। सबसे पहले समझ लेते हैं इस वाले पॉइंट को। आइए, देखिए, ये क्या है? ये एक बर्फ है। ये बर्फ का टुकड़ा है। आपने अपने फ्रिज में पानी तो रखा होगा, पानी को बर्फ में बदलते भी देखा होगा। तो ये बर्फ जो है, अगर हम कहें कि बर्फ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो बर्फ का फ़ॉर्मूला होता है H2O। बर्फ का फ़ॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। H2O ही होगा ना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर बना है ये। तो बर्फ है, अब ये बर्फ पिघल कर पानी बन रहा है। ये बर्फ पिघल कर पानी बन रहा है। अब ये क्या हो गया? पानी हो गया। अब हम कहें कि बर्फ का फ़ॉर्मूला अगर H2O है, तो पानी का फ़ॉर्मूला क्या होगा? तो अभी भी आप कहेंगे कि पानी का फ़ॉर्मूला अभी भी H2O होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये बर्फ से बना पानी, तो परिवर्तन तो देखने को हमें मिले। परिवर्तन देखने को मिला हमें। क्या परिवर्तन? ये पहले ठोस था। ये बर्फ जो था, ये कैसा था? तो आप कहेंगे ठोस था। ठोस से किस में बदल गया? लिक्विड में। पानी क्या है? एक लिक्विड तरल है। तो हम कहेंगे कि ये द्रव में बदल गया, द्रव में बदल गया। अब यही पानी जो है, अब इसको अगर हम गर्म कर दें, अब यदि हम इसे गर्म कर दें, तो गर्म होने पर ये क्या बनेगा? आप कहेंगे वाष्प बनेगा। गर्म करने पर क्या बन जाएँगे? वाष्प बन जाएँगे। तो वाष्प क्या है? तो आप कहेंगे कि वाष्प सर आज भी ये H2O ही है। वाष्प का फ़ॉर्मूला क्या है? H2O है। लेकिन वाष्प किस रूप में बदल गया? तो आप कहेंगे कि सर ये गैस के फॉर्म में बदल गया। वाष्प किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे गैस के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों का तीनों जो है, बर्फ हो, पानी हो या वाष्प हो, ये तीनों का फ़ॉर्मूला H2O ही है। अभी भी इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। यहाँ भी जब वाष्प बना तो इसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल इसकी अवस्थाएँ चेंज हुई है। इसमें केवल अवस्था चेंज हुआ। ठोस था तो द्रव में बदला, द्रव था
तो गैस में बदला। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएँगे? तो आप कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। हमने कहा अभी-अभी कि जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन एक तरह से आपका कंडीशन को फुलफिल कर गया। अच्छा, दूसरा अगर हम कंडीशन की बात करें, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना है? अरे पहले भी बर्फ पानी ही था। इसका स्वाद आपको पानी की तरह ही लगता था। ये जब लिक्विड हुआ, यानी बर्फ से जब पानी बना, तो आज भी स्वाद वही है, आज भी वैसा ही लग रहा है। अब ये बर्फ जो है, ये पानी जो है, वाष्प बन गया, वाष्प में भी वही गुण है, जो पहले गुण था, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है मेरे बच्चे। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे कि कौन-सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। बात क्लियर है? क्या अपनी मूल गुण खोया? क्या अपनी पहचान खोया? अरे नहीं खोया। तो ये क्या कहलाए? भौतिक परिवर्तन कहलाए। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए और समझते हैं। हमने यहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा लिया है। हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है। अब इस पेपर की अगर हम बात करें, तो पेपर को यदि हम फाड़ दें, पेपर को यदि हम फाड़ दें, ठीक है? उसके छोटे-छोटे हम टुकड़े कर दें, तो पेपर के आकार में परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे? अरे बिल्कुल परिवर्तन होंगे। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने हम एक रफ शीट को फाड़ कर दिखाते हैं। आइए, चलो देखो, हमने ये पेपर लिया है। अब इस पेपर को अगर हम कह दें कि फाड़ दें, ठीक है? इसके छोटे-छोटे अगर हम टुकड़े कर दें, तो अगर हम इसका छोटा टुकड़ा कर दें, तो क्या ये पेपर से पत्थर बन जाएगा? हमारा सवाल आपसे है कि हम इस पेपर का छोटे-छोटे टुकड़ा कर दे रहे हैं, तो क्या इस पेपर के टुकड़े पत्थर कहलाएँगे? आप कहेंगे नहीं सर, ये कौन-सी पागलपन वाली सवाल है? ये पेपर था तो पेपर ही रहने वाला है। लेकिन मेरे भाई, आप ज़रा समझो, इसके आकार में परिवर्तन होंगे या नहीं? पहले ये ए4 शीट में था, अब ये ए4 का आधा हो जाएगा, इसके आकार में परिवर्तन हो जाएँगे। तो ये कौन-सा परिवर्तन कहलाया? भौतिक परिवर्तन कहलाया। कौन-सी परिवर्तन कहलाया? भौतिक परिवर्तन कहलाया। अब ये देखो, जैसे हम इसके छोटे-छोटे टुकड़े किए, पेपर का पेपर ही रहा, लेकिन इस पेपर से हमने एक बेहतर सा पेपर का फूल बना दिया। आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग पेपर से क्या बनाते थे? जहाज बनाते थे, पेपर का जहाज बनाते थे, पेपर का नाव बनाते थे। आपने अक्सर ऐसा किया होगा। अगर आप खेले होंगे पेपर से कभी नाव बनाकर या कभी एरोप्लेन बनाकर, तो पेपर का बनाते थे, तो पेपर का ही कहते थे कि पेपर का एरोप्लेन है, पेपर का हमने स्टीम बनाया है, नाव बनाया है। तो हमने आज के समय में आपने देखा होगा कि पेपर के बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं, डिज़ाइन के फूल बन रहे हैं, क्या वो पेपर से कहीं दूसरी चीज़ तो नहीं बनने वाला? पेपर का फूल है तो पेपर का ही फूल कहलाएगा। जो पेपर का गुण था, इस फूल का भी वही गुण है। इस पेपर से सुगंध नहीं आ रहे थे, तो क्या इस पेपर से सुगंध आने लग जाएँगे? अरे नहीं आने वाले। ये पेपर था, तो क्या ये पन्नीक बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएँगे? अरे नहीं बनने वाले हैं। इसका मतलब है कि पेपर को फाड़ देना, पेपर को फाड़ना, पेपर को काटना, पेपर को तोड़-मरोड़ कर देना, उसको कुछ भी कर दो, ठीक है? पेपर है तो पेपर ही रहेगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पेपर को यदि आप काट दें, पेपर को काटना, फाड़ना, चीरना, आप जो भी कह दो, ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन का एग्ज़ाम्पल है। यानी पेपर अपना मूल्य गुण नहीं खोया। पेपर के काटने-फाड़ने से कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है।
आई होप कि आप इस बात को भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। एक हमने लिया है शीशे का ग्लास, हमने एक लिया है शीशे का ग्लास। चल, ये एक ग्लास है, और कौन सा ग्लास है? शीशे का ग्लास है। आपने अक्सर देखा होगा या किसी होटल में गए होंगे या आपके घर में कुछ ना कुछ शीशे की बर्तन रही होगी। हमने यहाँ पर एक शीशे की ग्लास लिया है। अब मान के चले कि शीशे के ग्लास में आपने पानी लिया, शीशे के ग्लास में आपने पानी लिया, और बाय चांस अचानक आपके हाथ से वो स्लिप कर जाए, छूट जाए, तो छूटेगा तो ये टूटेगा, छूटेगा तो टूटेगा। तो बेटा एक बात हमें बता दो कि अगर ये शीशे का ग्लास छूट कर टूट गया, तो क्या ये शीशा का ग्लास लोहे के ग्लास में बदल जाएंगे? पहले ये शीशा था तो आज भी क्या रहेगा? शीशा ही रहेगा। यानी पहले जब ये अपने ओरिजिनल शेप में था, जब हमसे नहीं छूटा था, तो वो शीशे ही थे, और जब हमसे छूट कर टूट गए, तो भी ये शीशा ही रहा, तो भी ये शीशा ही रहा। यानी कि शीशा टूट कर कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं कर दिया। शीशा से सोना तो नहीं बना। क्या आप कहोगे कि हमसे शीशा गिरा था और सोना बन गया? ऐसा कभी हुआ है कि शीशा गिरे और सोना बन जाए? अब सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ। अरे मेरे साथ भी नहीं हुआ है, तो आपके साथ कहाँ से होगा? अगर शीशा के गिरने से अगर सोना बन जाता, तो लोग शीशा को लटका कर चलते कि गिर जाए और गहना बन जाए, और फिर गहना का आराम से हम यूटिलाइज करें। ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है कि शीशे का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी चीज का टूटना, किसी भी पदार्थ का टूटना या फूटना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल कहलाएंगे? तो आप कहेंगे कि ये सभी के सभी एग्जाम्पल हमारे फिजिकल चेंज का है, यानी कि भौतिक परिवर्तन का है। तो आई होप कि आपको हमने जो बातें समझाया, भौतिक परिवर्तन में इतने सारे हमने एग्जाम्पल दिया, ये सारे के सारे चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज ना होंगे। कभी भी किसी भी चीज के आकार में परिवर्तन दिखाई दे, टूट-फूट हो, ये सारे के सारे चीज़ जो है किसके एग्ज़ाम्पल है? तो आप कहेंगे कि फिजिकल चेंज के एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है? चलिए, तो फिजिकल चेंज हमने समझ लिया, यानी कि ये हमारा सबसे पहला परिवर्तन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, केमिकल चेंज का अर्थ होता है बच्चे कि कोई नई पदार्थ का निर्माण हो जाना। यानी कि परिवर्तन जब हुआ, यानी किसी पदार्थ के परिवर्तन होने से कोई नई पदार्थ का निर्माण हो जाए, तब हम कहते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नई पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ अपने ओरिजिनल गुण को रखता था, उसका अपना ओरिजिनल गुण जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी जो बनने वाले नए पदार्थ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, उनका गुण अलग होगा। बात नहीं समझ में आया? समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, जिनमें क्या बनते हैं? नए पदार्थ। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बना था, लेकिन केमिकल जो चेंज है इसमें क्या कह रहा है कि नया पदार्थ बनेगा, और बनने वाले जो नए पदार्थ के गुण, बनने वाले जो नए पदार्थ के गुण हैं, उसके घटकों से, घटक कहने का अर्थ क्या है? जो उसका मूल्य, जो पहली चीज़ थी, जो पहले वाली चीज़ थी, उसकी घटक, यानी उसी से चेंज होकर कुछ नया चीज़ बन रहा है। उसी के चेंज होने से कुछ नया चीज़ बनेगा। तो यहाँ देखिए उसके घटकों से बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब जैसे समझते हैं, देखो, आपने किचन में देखा होगा, आपने किचन में देखा होगा, गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है
कि आप दूध को रखते हैं और गर्मी के कारण दूध फटकर खराब हो जाता है। दूध फटकर खराब हो जाते हैं। उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। दूध हमें पहले मीठी लग रही थी, लेकिन जब वो फट गए, जब वो खराब हो गए, तो उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो गए। इसका मतलब है कि दूध उसका मूल्य घटक था। दूध है, मूल घटक थे और दूध चेंज हो गया किसमें? अन्य चीज़ों में, जिसे हम दही भी कह सकते हैं, कि दूध को हमने दही बना दिया, तो दूध का अपना गुण था। दूध की प्रॉपर्टीज अलग थी और दही की प्रॉपर्टीज अलग है, दही का गुण अलग है। यानी दूध से ही बना है और एक नया पदार्थ बना। तो हम ऐसे परिवर्तन को कहते हैं कि केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, आपने देखा होगा कि कुकर जो है, कुकर में आपने चावल बनाया होगा या चावल बनते हुए आपने देखा होगा। आपने डाला चावल, ठीक है? चावल डालने पर वो चावल पक कर क्या हो जाते हैं? तो उसको कहते हैं भात कहते हैं। अपने गाँव घर के क्षेत्र में क्या कहते हैं? भात कहते हैं। चावल जो है भात में बदल गया, तो चावल का गुण अलग था, भात का गुण अलग है। चावल का गुण अलग था, भात का गुण अलग है। तो ऐसे परिवर्तन को हम कौन-सी परिवर्तन कहेंगे? यानी केमिकल चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। यानी कि जो चावल का गुण था अलग था, भात का गुण अलग है। इन दोनों में अलग-अलग क्या है? गुण मौजूद है। इस वजह से हम कहते हैं ऐसे परिवर्तन को केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है? अब अपनी शरीर की अगर हम बात कर लें, हम लोगों के शरीर में, अब अपनी कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम्हारे भी बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो, जैसे ही हम लोग छोटे बच्चे थे, ठीक है? छोटे बच्चे से धीरे-धीरे जैसे ही हम लोग युवावस्था में आए, तो युवावस्था में आने पर, एडल्ट एज में आने पर, हमारी आवाज़ में चेंजेज़ होने लग जाती हैं। आवाज़ में चेंजेज़ होने लग जाती है। हमारे शरीर के त्वचा पर बाल आने लग जाते हैं। तो ये किसके वजह से है? हमारे शरीर में परिवर्तन की वजह से। हमारे शरीर में क्या? परिवर्तन की वजह से। तो जब हमारे शरीर के आकार में वृद्धि हुआ, हमारे शरीर के आकार में वृद्धि हुआ, तो फिजिकल चेंज था। हमारे शरीर के आकार में चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज था। लेकिन हमारे शरीर में आंतरिक रूप से परिवर्तन भी देखने को मिले। कि एक बाल, पहले बाल नहीं था, पहले दाढ़ी मूंछ तो नहीं थे बचपन में, तो दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो गया। वो किसके वजह से? केमिकल चेंज की वजह से। किसके वजह से? केमिकल चेंज की वजह से। इसी तरीका से अगर हम बात करें, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन को जैसे हम मुख में लेते हैं, तो दाँतों के द्वारा उसको पीस दिया जाता है, टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं। दाँतों के द्वारा जो हमने बाइट लिया है, रोटी का टुकड़ा हमने काटा है, उस रोटी के टुकड़े को हम लोग महीन कर देते हैं, पीस देते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन है। कौन-सी परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसी मुख में कुछ हमारे शरीर से एंजाइम निकलते हैं। हमारे शरीर से कुछ एंजाइम भी निकलते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ाया है। तो डाइजेशन में वो एंजाइम कार्य कर रहा है। तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एग्ज़ाम्पल, यानी पीसना, रोटी के छोटे-छोटे टुकड़ा करना भौतिक परिवर्तन, और इसके पाचन के लिए कुछ एंजाइम निकलना और उसको मिक्स करके और छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना, उससे ऊर्जा निकालना, वो एक क्या है? तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जब एक पदार्थ से कोई नई पदार्थ बनती है जिसका गुण भिन्न हो, यानी पहले वाले पदार्थ का और बनने वाले पदार्थ का, इन दोनों में अलग-अलग गुण हो, तो हम उसे कहते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। हम क्या कहेंगे? कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन का कार्य हो रहा है, किण्वन की कार्य हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थ अपनी पहचान खो देते हैं। अब देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या था कि अपनी पहचान नहीं खोया था। भौतिक परिवर्तन में क्या अपनी पहचान खोया था? अरे नहीं खोया था। पहले भी बर्फ था तो पानी ही था, लिक्विड बना पानी ही है, बर्फ बना पानी ही है। तीनों तरीका से H2O ही था, तो अपनी पहचान नहीं खोया था, केवल अवस्था बदल दिया था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन में वो अपनी गुण खो दिया, अपनी पहचान को खो दिया। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। कह रहा है कि वे पूर्णतः नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जो
पहले वाली पदार्थ थी वो टू उसका उसमें जब परिवर्तन हुआ तो कोई नया पदार्थ बना, ये हमने पहले भी आपको समझाया। आइए अब एक-एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा कि ये दूध से दही बना है, ये दूध था, ये क्या था? दूध। ये क्या है? दही है। दूध का क्या हुआ? किण्वन हुआ। दूध का क्या हुआ? किण्वन हुआ और दूध से क्या बन गया? दही बन गया। आपने इसी तरीका से देखा होगा कि जो जूस होते हैं, फल के जूस से शराब बना दिए जाते हैं। फल के जूस से शराब बनते हैं, तो वो भी किसका एग्ज़ाम्पल है? तो आप कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन का सर एग्ज़ाम्पल है। जो जूस होता है, जूस से आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया शराब, आपने बना दिया शराब। तो जूस का जो प्रॉपर्टीज़ था अलग था, शराब का प्रॉपर्टीज़ अलग है। अगर आप जूस पीते हैं, तो जूस पीने से क्या आपको नशा आता है? अरे नहीं आता है। शराब पीने से नशा आता है? आता है सर। अब ये मत कह देना कि नहीं आता है, पियक्कड़ सर, ठीक है? जूस से नशा तो नहीं होता, शराब से नशा होती है, तो जूस का गुण अलग है, शराब का गुण अलग है। अगर जूस से अगर नशा होता, तो क्या कोई भी बच्चे जूस पीते? नहीं पीते। मम्मी-पापा पैसा देते हैं और कहते हैं कि जा बेटा जूस पी ले, लेकिन मम्मी-पापा बना तो जूस से ही है शराब। जूस से ही शराब बना है। अंगूर को सड़ा-सड़ा कर शराब बना है। फर्मेंटेशन की क्रिया कराई गई है, तो शराब बना है। मम्मी ये नहीं कहती कि बेटा जाकर शराब पी ले। अगर पी के आ गया उस दिन तो समझो कि जो नहीं होना होगा वो सब हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो मूल्य घटक था ये अपनी पहचान खो दिया और पहचान खोकर ये नई पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं कि ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन है। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें लगता है कि आपको ये बात पूरी तरीक़ा से दिमाग में उतर गया होगा, ठीक है? ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए, तो दूध से दही बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ जलते हुए देख रहे हो, ये लकड़ी है। ये क्या है? लकड़ी है। इस लकड़ी की अगर हम बात करें, तो इस लकड़ी को आपने जलते हुए देखा। अब यहाँ जब ये लकड़ी जल रहा है, हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को हमने जलाया। लकड़ी का गुण अलग है, लकड़ी का गुण अलग है। जब हम लकड़ी को जला रहे हैं, तो लकड़ी के जलने से इसमें कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लकड़ी के जलने से हमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परिवर्तन क्या है? हमें इसमें तापमान में वृद्धि दिखाई दे रहा है। क्या वृद्धि दिखाई दे रहा है? तापमान में वृद्धि। अगर लकड़ी को आप ऐसे छू लें, आपको गर्मी की एहसास नहीं होगी, ना ठंडी की एहसास होगी। लेकिन अगर लकड़ी को हम जलाने लग जाएँ, तो उससे ऊष्मा निकलने लग जाएगा। उससे क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा। तो इसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन देखने को लगा। अब लकड़ी को जला दिए, तो ये फिर लकड़ी नहीं रहा, लकड़ी नहीं रहा। अब ये चारकोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चारकोल बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें क्या दिखाई देगा? तो उस इसमें हमें कुछ गैस भी दिखाई देंगे। दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, गैस हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा समझिए कि हाँ, इससे कुछ गैस भी निकलेगा। कौन-सी गैस निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ गैस निकलेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या सर परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे? और परिवर्तन देखने को हमें मिलेंगे कि यहाँ पर हमें राख दिखेगा, एस हमें मिलेंगे, यानी कुछ न कुछ हमें यहाँ पर राख मिलेगा। लकड़ी को जलाने पर क्या मिलते हैं? डस्ट मिलते हैं, राख मिलते हैं, एस मिलते हैं। तो अब ज़रा सोचो, लकड़ी का गुण और राख का गुण क्या एक है? लकड़ी को जलाए थे, तो हमें ताप मिला था। राख को जलाएँगे, क्या हमें ताप मिलने वाला? अरे नहीं मिलने वाला। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। लकड़ी का गुण अलग है और राख का गुण अलग है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक केमिकल चेंज का एग्ज़ाम्पल है, यानी रासायनिक परिवर्तन का एग्ज़ाम्पल है। यानी किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़ का जलना, ध्यान रखना है कि अगर कोई पदार्थ जल रहा है, तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चाहे आप कुछ भी जला दो, पेपर को फाड़ना, ध्यान देना है, अगर पेपर यहाँ पर था, तो पेपर का फाड़ना, पेपर से कुछ अन्य चीज़ें क्राफ्ट बनाना,
ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इसी पेपर को यदि हम जला दें, तो जला देने से ये पेपर अपनी गुण को, अपनी मूल्य गुण को खो देगा और ये राख बन जाएगा। तो ज़रा सोचो, पेपर का और राख का दोनों का प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग हो जाएँगे। दोनों के प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग हो जाएँगे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि पेपर का फाड़ना तो है भौतिक चेंज, लेकिन पेपर का जलना है हमारा रासायनिक चेंज। बात क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लोहा है, यहाँ पर एक लोहा है और लोहा में जंग लग गया। लोहा में जंग लगकर ये रस्ट बन गया। क्या बन गया? रस्ट बन गया, यानी जंग वाले लोहा में बदल गए। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुए? अरे हुआ। इसका गुण अलग है, लोहे का गुण अलग है, रस्ट का गुण अलग है। दोनों में गुण अलग-अलग है। इस वजह से हम इसे कौन-सी परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। इसका आगे हमने एग्जाम्पल लिया है, वहाँ पर और बेहतर ढंग से इसे समझाएँगे। चलिए, अब यहाँ पर फल है। आपने देखा होगा कि केले के, आपने थंब के पास गया होगा कि या केले के बगीचा में गए होंगे आप। तो केला यहाँ पहले ग्रीन था, केला यहाँ ग्रीन है। अब इसमें देखेंगे तो इसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ थोड़ा-सा परिवर्तन दिखा, इससे ज़्यादा यहाँ परिवर्तन, इससे ही ज़्यादा यहाँ, 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 फिर अंततः आप देखेंगे कि इस तरीका से आपको केले पर कुछ दाग जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे कुछ दाग जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। अक्सर जब फल खरीदने जाते हैं लोग, तो अक्सर चाहते हैं कि इस तरीका का चिकना हमें मिले फल। ऐसा दग दाग धब्बे वाला ना मिले, लेकिन ध्यान रखना है कि यही दाग धब्बे वाले जो फल होते हैं, वो पूरी तरीक़ा से पके होते हैं और ये ज़्यादा मीठा होता है। ये आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है? तो यहाँ देखिए कि ये ग्रीन से बदल गया किसमें? येलो कलर में, यानी कि यहाँ पर फल कच्चे थे, यहाँ पर कच्चे फल थे और यहाँ पर कैसे फल हो गए? पके फल हो गए। तो अब ज़रा बता दो हमें कि कच्चे फल का स्वाद और पके फल का स्वाद क्या एक जैसा आपको दिखाई, एक जैसा लगेगा? अरे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसमें कौन-सा परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हुआ। सब्ज़ी जब मम्मी काट रही थी, तो वो फिज़िकल चेंज था, लेकिन जब सब्ज़ी को पका दी मम्मी, तो वो हमारा केमिकल चेंज हो गया। यानी कच्चे सब्जी का स्वाद और पके सब्जी का स्वाद, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इस वजह से यहाँ भी देखो, कच्चे जो केले थे, वो पके केले बन गए। तो इस यहाँ से यहाँ जाने में इसके इसके अंदर कुछ न कुछ केमिकल चेंज हुआ है। तो ये किसके एग्ज़ाम्पल हो गए? तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन के एग्ज़ाम्पल हो गए। तो आई होप कि आपको ये इतनी बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? ये एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है? ये जो रिबन आपको दिख रहा, ये मैग्नीशियम का है। इसे हम एमजी से लिखते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे आपको और भी कंप्लीट होगा, लेकिन आप समझें। हालाँकि हम लिख देते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जिसे हम एमजी कहते हैं, ठीक है? अब इस मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम के इस रिबन को जब हम जलाते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ उजला-सा लाइट दिखाई पड़ रहा है। उजला-सा क्या दिखाई दे रहा है? लाइट दिखाई पड़ रहा है। और जब ये जलेगा, तो इसके जलेंगे किसके प्रेज़ेंस में? आप कहेंगे ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में। इसको O2 जब भी हम लिखेंगे, तो आप समझेंगे कि ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। यानी मैग्नीशियम जो थे, वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर इसे जलाया गया। इसे क्या किया गया? जलाया गया, यानी हीट दिया गया। तो ये जलकर एक नया पदार्थ बनाया, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 MgO,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या कहा? हमने कहा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को हमने जलाया, तो मैग्नीशियम किसके संपर्क में रहकर जलेगा? ऑक्सीजन के संपर्क में, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कोई भी चीज जलेंगे नहीं। तो मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जला, तो जलने पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलने पर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये हमें व्हाइट यानी उजला राख की तरह हमें दिखाई देगा, उजला राख दिखाई देगा। तो इसका गुण अलग है। मैग्नीशियम जो रिबन था इसका गुण अलग था, ऑक्सीजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज दोनों का अलग था। ये क्या था? कंबस्टिबल था, यानी ये ज्वलनशील पदार्थ है। मैग्नीशियम क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जलाने वाला पदार्थ है। और ये दोनों मिले तो बन गया राख, यानी जलकर एक नया पदार्थ बना। तो इसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चल आइए इसको थोड़ा सा सुधार लेना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO नहीं होगा। आइए, तो ये एग्जाम्पल क्लियर है। चल अगली अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तो हमने एक लोहे वाली आपको जंजीर दिखाई थी। यहां पर देखें, लोहा वाली जंजीर। अब इसी लोहे वाली जंजीर की हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये लोहे की कील है। ये क्या है? कील। ये हमने लोहे की कील लिया, आयरन है, लोहा का कील है। लोहे की कील को जब आप बाहर रखते हैं, ठीक है, वायु के संपर्क में, किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में, तो ऑक्सीजन मिला, ठीक है, और इसे कुछ नमी मिलता है। नमी क्या, कहाँ नमी हम किसे कहते हैं? जिसमें वाटर की, जिसमें पानी के कुछ अंश मौजूद है। यानी कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया और यहाँ पर हमें यहाँ क्या मिले? नमी मिले। यानी कील पर दो चीजों ने आकर अपना वर्चस्व जमाया। कील पर आकर दो चीजों ने आकर अपना पूरी तरीका से प्रभाव छोड़ा है। प्रभाव किसने छोड़ा? ऑक्सीजन ने अपना प्रभाव कील पर छोड़ा। और किसने प्रभाव छोड़ा है? पानी ने अपना प्रभाव कील पर छोड़ा। तो जब ये दोनों के दोनों कील पर प्रभाव छोड़ा, कील पर जब रिएक्शन किया, तो एक नए पदार्थ बना जिसे हमने कहा रस्ट है, जिसे हमने कहा रस्ट। जो जंग लगा हुआ है, ये क्या है? एक जंग है। रस्ट का अर्थ होता है जंग। तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों अलग हो गए। इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों अलग हो गए। क्या ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बात हमें बता दो। बात क्लियर है? अगर रस्ट की हम बात करें तो ये एक नया फार्मूला बनेगा, Fe2O3N2X H2O। ये रस्ट का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? रस्ट का ये फार्मूला है, यानी जंग का फार्मूला है। तो देखो, लोहा का फार्मूला था Fe, ऑक्सीजन का फार्मूला था O2, वाटर का फार्मूला था H2O, वाटर का फार्मूला था H2O। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट किए, अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन बनकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया जिसे हमने कहा जंग। अब जरा सोचो, जंग से आप किसी भी चीज को करोगे, अगर घर बनाना है तो आप फ्रेश लोहा लेकर आओगे, फ्रेश स्टील लेकर आओगे, जंग वाले से नहीं बनाते हैं। है या नहीं है? बात क्लियर है? तो इस तरीका का परिवर्तन हमें क्या दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ जो परिवर्तन है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब यहाँ पर एक और भी नोट करके पॉइंट आप जोड़ेंगे कि देखिए, भौतिक परिवर्तन में जो अवस्थाएं चेंज होती है उनको पुनः अपनी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे पेपर आपने फाड़ा, तो पेपर को आप जोड़कर साट कर एक उसका पुनः आकार दे सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर चेंज हुआ है तो
तो उस चेंज को वापस नहीं ला सकते। जैसे पकी हुई सब्ज़ी है तो फिर उसको कच्चा नहीं बना सकते। अगर फल पक गया है तो फिर उसे कच्चा नहीं बना सकते। लेकिन ईंट अगर टूट गया है तो ईंट को हम पुनः जॉइंट कर सकते हैं। उसको फिर से मिट्टी यानी कि उसको मिट्टी से फिर से ईंट बनाया जा सकता है। ये जैसे आप सीधी सी एक एग्ज़ाम्पल दो बर्फ़, बर्फ़ से पानी बन गया, भौतिक परिवर्तन है। तो पानी से हम बर्फ़ भी बना सकते हैं। लेकिन पके हुए चीज़ को फिर से हम कच्चे हुए चीज़ नहीं बना सकते। अगर चावल बन गया है, तो चावल से बना भात, तो भात से फिर ये चावल बनने वाला नहीं है, कितना भी आप प्रयास कर लो। या दूध से दही बन गया है, तो दही से कभी भी अब दूध नहीं बनने वाला है, कितना भी आप प्रयास करते रह जाओ, ठीक है? चलो, तो ये सारे एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक में जाना कि परिवर्तन क्या होते हैं और परिवर्तन को अच्छे ढंग से हमने समझा है। चलिए, यहाँ एक और चीज़, हमने बोला था कि बर्निंग पेपर यानी जब हम पेपर को जलाते हैं तो पेपर जलने पर राख बन जाता है। तो पेपर का जलना एक क्या है? पेपर का जलना क्या है? तो आप कहेंगे कि एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि केवल पेपर का जलना, कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं तो वो सभी के सभी जैसे मैग्नीशियम के रिबन को भी आपने जलाया था, तो वहाँ पर कौन से परिवर्तन देखने को मिले थे? रासायनिक परिवर्तन देखने को मिले थे। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाया। देखो, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की अगर हम गुण की बात करें तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज है कि ये एक ज्वलनशील ईंधन है। ज्वलनशील है, ठीक है। ऑक्सीजन का गुण क्या होता है कि किसी भी चीज को जलने में सहायता प्रदान करना, यानी जलने में सहायता करता है। किसी भी चीज को ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो जलेगा, नहीं लाएंगे तो नहीं जलेगा। अब ये पानी है, तो पानी का गुण क्या है? ऑक्सीजन का गुण है कि और जला दो, किसी भी चीज में आग लगा दो। हाइड्रोजन क्या है? जलने वाला एक पदार्थ है। आपने हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसें भी सुनी होगी। तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील ईंधन है। ये एक ज्वलनशील ईंधन है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। पानी जो है ये क्या है? आग को बुझा देता है। आग को बुझाने वाला है। अब जरा सोचो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर जल के दो अणु बनाए, जल के दो अणु बनाए। अब किसी किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है कि उसे अणु और परमाणु में दिक्कत होता होगा, ठीक है ना? हमने सही बात बोला कि अणु और परमाणु क्या है। चलो थोड़ी सी बातें समझा देते हैं। देखो, अणु और परमाणु में बस फिलहाल इतना ही बात आप समझो कि अगर किसी भी पदार्थ को आप तोड़ते जाओ, ठीक है? किसी पदार्थ को अगर आप तोड़ रहे हो, तोड़ने के बाद उसको कितना भी तोड़ दो, माइक्रोस्कोपिक रूप से भी तोड़ दो, तोड़ने के बाद जो उसका अंतिम कण होगा, उसका अंतिम कण होगा, तो अगर लोहा को तोड़े हैं तो लोहा ही रहेगा। लोहा को तोड़े हैं तो लोहा ही रहने वाला है, ठीक है? तो उसका जो अंतिम कण है जिसको अब ब्रेक नहीं किया जा सकता, अब उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो उसको कहते हैं परमाणु। उसको क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे लोहा है, तो लोहा को हम Fe लिख देते हैं, ठीक है? तो ये परमाणु है। अणु क्या होता है कि जब 2 परमाणु मिलते हैं तो अणु कहलाते हैं। जब 2 परमाणु मिल गए तो अणु कहलाया। सिंगल है तो परमाणु, सिंगल से डबल हुआ तो अणु। अब यहाँ पर जैसे ही अगर हम ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लिए हैं तो ऑक्सीजन ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, अगर एगो है, एक लड्डू यानी ऑक्सीजन का O केवल है तो ये परमाणु है। और जैसे ही ऑक्सीजन में एक और आकर मिल गया यानी कि 2 परमाणु आकर मिले तो हम इसे कहते हैं अणु। यानी कि
एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों मिलकर बन गया O2। क्या बन गया? O2 बन गया। तो हम इसे कहते हैं अणु, या O3 भी हो सकता है। तो ये परमाणु और ये अणु, अब समझ गया होगा। ये क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसका मतलब कि ये अणु है। और अणु में भी कितने? ये अगर H2 आया तो केवल H2 है, तो इसे हम कहेंगे एक अणु। इसको क्या कहेंगे? एक अणु कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके पहले क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 अणु है। कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। ऑक्सीजन के 1 अणु। यहाँ पर जल बना, तो जल के कितने अणु? ये है जल का फॉर्मूला। और जल के साथ क्या लगा है? 2। तो जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अणु और परमाणु का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखो, ज्वलनशील ईंधन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाया गया तो ये अलग प्रकार का पदार्थ बनाया, जिसे हम कहते हैं जल। और जल का जो गुण है वो बिल्कुल इन दोनों से अलग, इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था और इसका गुण अलग है। तो ये भी एक परिवर्तन है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जिसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आई होप कि आपको इतनी देर में जो हमने बातें आपको समझाया, जो कंसेप्ट हम समझाए, वो आपके पूरी तरीका से, जो आपका ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, उसके हर कोने कोने में बैठ गया होगा। उम्मीद करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे। यहाँ पर आपको केमिकल चेंज भी दिखाई पड़ेगा और फिजिकल चेंज भी। कुछ ऐसे हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको एक साथ दोनों चीजें क्लियर हो जाए। देखो, यह मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलाना, यहाँ पर दोनों प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि मोमबत्ती जल रहा है, तो जलने के साथ साथ यहाँ कुछ पिघल कर नीचे भी गिर रहा है। मोमबत्ती किससे बना हुआ है? मोम से बना हुआ है। मोमबत्ती किससे बना हुआ है? मोम से बना, वैक्स से बना हुआ है। तो ये मोम जब पिघल रहा है, तो पिघलने के बाद आप देखें कि यहाँ पर मोम धरातल पर आकर यहाँ पर पसर रहा है, फैल रहा है। तो क्या ये मोम, यहाँ मोम था, तो क्या यहाँ कुछ अन्य पदार्थ बने? अरे नहीं बने। पहले भी मोम था, यहाँ पिघलने के बाद भी मोम ही रह गया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का पिघलना, जैसे बर्फ पिघल कर पानी बना था, तो कौन सा चेंज था? फिजिकल चेंज था। तो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम के जो बत्ती हैं, मोम और बाती जो है, ये क्या है? मोम। मोम कुछ जल भी तो रहा है, और इसके साथ क्या लगा है? यहाँ पर देखो, ये क्या है? बाती है। तो इसको हम कहें बाती, इसको हमने कहा बाती, इसको हमने कहा मोम। तो मोम और बाती, मोम जल भी रहा है और पिघल भी रहा है। तो मोम पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम जब जल रहा है, हमने कहा किसी भी चीज का जलना केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन किसी भी चीज का पिघलना हमारा फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन है। तो मोम और बाती का जो जलना है, जलने पर अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, नई पदार्थ बन रहा है। एक तो पदार्थ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ के इसके जलने से क्या क्या बन रहे हैं? तो आप कहेंगे CO2 गैस बन रहा। क्या बन रहा? CO2 गैस बन रहे हैं। और क्या बन रहा है? जल वाष्प बन रहा है। यानी कि जल वाष्प का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, H2O, यानी ये जल वाष्प है। तो अब यहां से आप समझ गए कि मोमबत्ती का जो जलना है, या मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, या किसी भी चीज को जला रहे हैं, ठीक है? तो जलाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों परिवर्तन है? कि वहां से कुछ गैस भी उत्पन्न होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, उससे कुछ ना कुछ जल वाष्प भी बनेगा, जो H2O होगा, और उससे कुछ राख भी बनेगा। अगर कोई अन्य पदार्थ, जैसे यहाँ मोम है, तो मोम से कोई राख नहीं बनेगा, लेकिन लकड़ी जलाए थे, तो लकड़ी के जलाने से राख भी बनेगा। तो वो क्या है? सब केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पिघल रहा है, तो वो क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और क्यों है, ये बातें आपको पता चल गए। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग है, जल वाष्प का गुण अलग है, इस कारण से नए पदार्थ बने। अब यहाँ पर हमने एक
क्रिया लिया है, हालाँकि इस चीज़ को हमने पहले भी समझाया। भोजन का पचाना, भोजन का पचाना। भोजन जो है भौतिक रूप से छोटे-छोटे जब कणों में बँटते हैं, जब हम मुख में डाल रहे हैं, तो मुख में डालने पर ही एक तो दाँतों से उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसको पीस दे रहे हैं, तो पहले भी भोजन था, अभी भी भोजन है। जैसे हमने मान लिया कि कार्बोहाइड्रेट खाया, भोजन में क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया। तो कार्बोहाइड्रेट के जो हमने बड़े टुकड़े लिए थे, बड़े टुकड़े लिए थे, जैसे आप फल खाते हैं, जैसे आप कोई फल खाते हैं, तो फल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मीठी जितनी सारी फल है, उस सभी में कार्बोहाइड्रेट है। कोई भी अगर मीठी पदार्थ है, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट को जब हमने काटा अपने दाँतों से, उसको पीस दिया अपने दाँतों से, तो ये बड़े टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़े में बदल गए। बड़े टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़े में बदल गए। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में चेंज हो गया? अरे नहीं हुआ है। केवल उसके आकार में परिवर्तन हुए। अभी भी वो कार्बोहाइड्रेट ही मौजूद है उस फल में, है या नहीं है? है। तो यहाँ पर जब छोटे-छोटे कणों में हम उसे तोड़ देते हैं, तो ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इसी कार्बोहाइड्रेट पर जब हमारे शरीर से एंजाइम निकलते हैं, क्या निकलते हैं? एंजाइम। अगर आपने हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन यानी लाइफ प्रोसेस का जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा है न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन में आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है कि हमारे शरीर में पाचन में कौन सहायता करता है? एंजाइम सहायता करता है। अब ये एंजाइम जो है इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। अब इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? तोड़ देगा। जैसे ही एंजाइम इस पे वर्क किया, एंजाइम इसको तोड़ देगा और तोड़कर इस कार्बोहाइड्रेट का एक नया रूप बना देगा C6H12, वो 6 बना देगा, जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज। क्या कहेंगे? जिसको हम ग्लूकोज कह देंगे। तो ज़रा सोचो एंजाइम जो इन कणों को रासायनिक रूप से पचाकर उन्हें उपयोगी पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है? यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व चाहिए, उसमें डायरेक्ट हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा देने का कार्य कौन करेगा? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया। इसका प्रॉपर्टीज अलग था, इसका प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बात क्लियर हुआ? इसी तरीका से जब हम खाते हैं प्रोटीन वाली कोई चीज़ें खाते हैं, तो प्रोटीन वाली पदार्थ को जब हम खाते हैं, तो प्रोटीन वाले पदार्थ को जब टूट-फूट हो रहा है, तो वो क्या है? हमारा भौतिक चेंज है। लेकिन जब वही प्रोटीन अमाइनो एसिड में बदल जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो एक रासायनिक चेंज है। तो भोजन का पचाना हमारा दोनों तरह का एग्जाम्पल है। भौतिक भी है और साथ ही साथ रासायनिक भी है। लेकिन आपको देखना होगा जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भोजन का पचाना या भोजन का तोड़-फोड़ करना, भोजन का तोड़-फोड़ भौतिक परिवर्तन, अब भोजन का पचा देना, ठीक है? हमारा कौन-सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। चल, अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे हम लोग। आइए, ये भी हमने एग्जांपल आपको पहले भी समझाया, लकड़ी का जलाना। देखिए, लकड़ी के जब हम छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, ये एक पेड़ से आया है, बड़े-बड़े पेड़, विशाल-विशाल पेड़ होते हैं, उस विशाल पेड़ को काट कर छोटे-छोटे टुकड़े किए गए हैं। ये आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ये आम का लकड़ी था तो काटने के बाद आम का लकड़ी ही रहा होगा, केले का थंब नहीं बना होगा। जब ये रहा होगा पीपल का पेड़, तो काटने पर पीपल का पेड़ ही रहा होगा, पीपल का ही लकड़ी कहा गया होगा। ऐसा नहीं कि पीपल से ये आम बन गया होगा। तो लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े करने पर ये कौन-सा है? तो आप कहेंगे कि भौतिक रूप से अपना रूप बदलती है। इसके आकार में परिवर्तन हो रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन हम जब इसे जला रहे हैं तो जलाने पर क्या होगा? जलाने पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, जलवाष्प भी निकलेगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेंगे और साथ ही साथ और कुछ नहीं, राख भी बनेगा। क्या बनेगा? राख भी बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इतने चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ कौन-सा परिवर्तन हो गया? केमिकल चेंज हो गया, ये सारी चीज़ हमने पढ़ा दी है। आइए, अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर।
अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग मूल टॉपिक पर आए ही नहीं थे। अब आए हैं अपने मूल टॉपिक पर और मूल टॉपिक हमारा क्या था? रासायनिक अभिक्रिया। क्या था? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अगर अभिक्रिया की हम बात करें, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखिए, कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नई-नई पदार्थों का निर्माण कर दें। या तो एक पदार्थ टूट कर नया पदार्थ बना दे, या तो 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दें, या 3 पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण कर दे, या एक पदार्थ टूटकर कोई 3 तरह का पदार्थ का निर्माण कर दे। तो ऐसे चीज़ को, ऐसे जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, क्या कह रहा है? अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, कौन से गुण वाले? भिन्न गुण वाले। और आप अब ये किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को समस्या नहीं होना चाहिए कि सर ये भिन्न गुण वाले क्यों? क्योंकि हमने केमिकल चेंज में ये सारी चीज पढ़ा दिया। एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हमने सीधी सी बात कहा कि एक पदार्थ या तो टूटकर 2 अलग-अलग पदार्थ बन जाए, जिसके गुण अलग-अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या एक से कोई एक से अधिक कोई 2 पदार्थ या 2 से ज़्यादा भी पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बना दे, तो ऐसी प्रोसेस को भी हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे भी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, हमने देखा था हाइड्रोजन था। हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या था? ज्वलनशील था, वो एक पदार्थ हुआ। दूसरा हमने पदार्थ देखा था ऑक्सीजन। दूसरा हमने पदार्थ देखा था ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक पदार्थ, ऑक्सीजन एक पदार्थ, दोनों का गुण अलग-अलग था। दोनों का गुण अलग-अलग था। ये दोनों आपस में क्या हुए? क्रिया किया, और क्रिया करके एक नया पदार्थ बना, H2O, जिसको हम जल कह दिए। तो जल का गुण अलग हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं है, बस एक पदार्थ टूटकर 2 नए-नए पदार्थ बना लेंगे, या तो एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक प्रकार का पदार्थ बना लेगा, जिसका गुण अपना-अपना होगा और मूल घटक से अलग होंगे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, तो वहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण हैं, एक ही जैसा नहीं रहेगा। ठीक है? चल, कह रहा है कि इस अभिक्रिया में एक तत्व के परमाणु, परमाणु हमने अभी समझाया, अणु अभी हमने समझाया कि परमाणु जो होते हैं दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक तत्व के जो परमाणु है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते, केवल संयोग करते हैं, केवल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन था, जैसे हाइड्रोजन थे और क्या थे? ऑक्सीजन थे। हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे। तो बना क्या था? जल बना था। बना क्या था? जल बना। तो हाइड्रोजन, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, हालाँकि आगे चल के आपको बैलेंस इक्वेशन पढ़ना है, अभी उस पे ध्यान बिल्कुल ना दें। अभी ध्यान बिल्कुल ना दें कि ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पर हटा कर चल रहे हैं। बैलेंस वाले भी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, उतना कचरा लेना ही नहीं है दिमाग में। जितनी अभी सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, समझें। हमने कहा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। लेकिन इस हाइड्रोजन का गुण अलग था, इस ऑक्सीजन का गुण अलग था, और यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो नई पदार्थ बना, यहाँ गुण अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो तत्व है, जो तत्व के परमाणु है, ये क्या? हाइड्रोजन तत्व है, और हाइड्रोजन तत्व के जो परमाणु है, ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन में तो चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन क्या यहाँ आकर ऑक्सीजन हो गया? अरे नहीं हुआ। यहाँ ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन बदल गया? नहीं बना। यहाँ भी ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ आज भी हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन फेरस तो नहीं बन गया। ऑक्सीजन कार्बन तो नहीं बन गया। तो ध्यान रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में
जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो आपस में बदलते नहीं हैं, केवल उनका क्या होता है, व्यवस्था होता है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? केवल परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था होती है। उनके क्या होते हैं? व्यवस्था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान वो शिफ्ट होते हैं और उनका एक व्यवस्था होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन आया तो जल का एक फ़ॉर्मूला बना। अब ये जल का जो फ़ॉर्मूला, इनका एक व्यवस्था है, एक सुव्यवस्थित रूप से ये है। अब जल का जो फ़ॉर्मूला है H2O है। जल का फ़ॉर्मूला H2O है। अब आपका मन करेगा कि नहीं सर हम लिखेंगे OH2, OH2, यहाँ भी जल हो गया, यहाँ भी जल हो गया, तो क्या ये सर सही है? अरे नहीं सही है। यहाँ नहीं सही है। यहाँ देखो हाइड्रोजन पहले था, ऑक्सीजन बाद में। यहाँ ऑक्सीजन तुमने पहले लिखा, हाइड्रोजन बाद में। इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी ऐसा लिख दोगे एग्ज़ाम में कट जाएगा नंबर। कहोगे कि सर यहाँ भी तो हाइड्रोजन तो है, यहाँ भी हाइड्रोजन तो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, तो सर जल ही तो है। अरे नहीं बच्चे, इस बात को ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रिया होता है तो उसके एक फॉर्मूला बनते हैं, फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है, जो यहाँ पर उसी चीज को कहा जा रहा है कि पुनर्व्यवस्था होता है। अब ऐसा नहीं, यहाँ पर पुनर्व्यवस्था हुआ लेकिन एक जो तरीका है उस तरीके से। बात क्लियर है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक पदार्थ के टूटकर दो नए पदार्थ बन जाए, जो मूल घटक से अलग गुण रखते हो, और या तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दे जिसका घट जिस जो पहले वाले दो मूल घटक से उसका गुण अलग हो जाए, बनने वाले चीजों को। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? परमाणुओं का क्या होता है? पुनर्संयोजन होता है, यानी दो परमाणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। लेकिन परमाणु चेंज नहीं होगा। लोहा है तो लोहा ही रहेगा, शीशा का है तो शीशा ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, सोना है तो सोना ही रहने वाला। सोना चांदी नहीं बनेगा, कॉपर लोहा नहीं बनेगा, फेरस मैग्नीशियम यानी लोहा मैग्नीशियम नहीं बनेगा। ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। चल, अब रासायनिक अभिक्रिया जब भी हम पढ़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमें दो चीज देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है अभिकारक। चल, आइए, रासायनिक अभिक्रिया में हमें दो चीजें दिखाई पड़ते हैं। एक हमारा दिखाई देता है अभिकारक और एक हमारा दिखाई देता है प्रतिफल। अभिकारक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रतिफल को हम उत्पाद भी कह देते हैं। प्रतिफल को उत्पाद भी कहते हैं और इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जरा समझो, रिएक्टेंट में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट में रिएक्ट शब्द जुड़ा हुआ है, और रिएक्ट का अर्थ होता है क्रिया करना। रिएक्ट का अर्थ होता है क्रिया करना। कौन सी क्रिया करना? अरे मिलकर। क्रिया करने का मतलब क्या है? मिलेगा, मिलकर अलग चीज बना लेगा। ठीक है। तो एक हमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक देखने को मिलते हैं और एक हमें प्रतिफल देखने को मिलता है। अभिकारक हम उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे सभी तत्व, अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे सभी तत्व अभिकारक कहलाते हैं। यानी अभिक्रिया में जो जो भाग लिया है, क्रिया में जो जो भाग लिया है, वो सबको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ठीक है। और प्रतिफल क्या होता है?
प्रतिफल होता है कि अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिफल। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ। अब पदार्थ भी हो सकता है, पदार्थ भी कह सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं, या आप साथ ही साथ आप इसे अणु भी कह सकते हैं। ठीक है। अब क्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्व हमने कहा, या आप कह सकते हैं यौगिक भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। कुछ भी लिखा हुआ आए, सारा एक ही चीज है। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं, या परमाणु है, या यौगिक है, या अणु है, कोई भी चीज है, वो सभी के सभी अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के दरमियान जो बनने वाले हमारे नए पदार्थ होंगे, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे। तो वो क्या है? प्रोडक्ट कहलाया। बात क्लियर है? अब जैसे आप एक चीज समझो, आप पढ़ रहे हो, तो आपने क्या किया? आपने पेन भी लिया है, आपने कॉपी भी लिया, पेन भी लिया, कॉपी भी लिया। ये दोनों के कंबाइन से आप अध्ययन कर रहे हो, पेन से, कॉपी से, और साथ ही साथ आपने जो ट्यूशन लिया, इस सभी के सभी एक तरह का क्या है? अभिकारक है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, या आपको सहायता दे कर रहा है। तो ये समझो कि अभिकारक है। और जब ये तीनों को मिलाकर जब आपने अध्ययन किया, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जो आप पास कर गए, आपने डिवीजन फर्स्ट डिवीजन लाया, तो वो क्या है? एक तरह का प्रतिफल है, आपको फल मिला है। आपने पेड़ लगाया, आपने क्या लगाया? पेड़। तो पेड़ आपने लगाया, तो पेड़ एक अभिकारक। पानी आपने लगाया, उसको सिंचाई की, पानी भी अभिकारक। खाद खल्ली आपने दिया, वो भी अभिकारक। ये सभी चीज क्या है? अभिकारक। पेड़ अंत में जाकर क्या करेगा? कुछ समय के बाद फल देगा। तो जो फल उससे मिल रहे हैं, वो क्या हो गया? प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। आपने आटा लिया, आपने चीनी लिया, आपने पानी लिया, तीनों को मिलाया। आटा, मैदा जो भी लेना है ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, और साथ ही साथ आपने पानी भी लिया। तीनों को आपने घोला, घोलकर उसको मिलाया, मिलाकर आपने उसको तल दिया, तो एक नया पदार्थ बना, पुआ। आपको पुआ खाने का मन किया, तो क्या हुआ? आपने मैदा लिया, आपने चीनी लिया, आपने और क्या लिया? पानी लिया। इन सभी को मिक्स किया, तो ये तीनों के तीनों अभिकारक हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? अभिकारक है। और जब इसे हमने तेल में छाना, तेल में पकाया, तो एक नया पदार्थ बना, एक नया पदार्थ बना, तो वो हमारा प्रतिफल है। वो क्या है? प्रतिफल है। आप तो समझ गए होंगे ना कि अभिकारक किसे कहेंगे और प्रतिफल किसे कहेंगे? मैदा, चीनी और पानी क्या हो गया? अभिकारक। पुआ बना, वो क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। तो 3 चीजें मिला और एक चीज बना, तो ये क्या है? प्रतिफल। तो अभिक्रिया के दरमियान ये सारी क्रियाएं हुई है। तो आई होप कि आपको ये बातें भी समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक और प्रतिफल को देखते हैं। आगे का स्लाइड हमारा है रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता। तो आज हम लोग यहीं तक लेक्चर को रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा होगा तो आपको धीरे-धीरे, आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखने से आप शायद बोर भी हो सकते हैं। आपको फिर धीरे-धीरे दिमाग हैंग भी करने लग जाएगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि आपको 1 घंटे का, सवा घंटे का वीडियो प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका कंसेप्ट भी बेहतर, और आज आप समझे होंगे कि हमारा पूरी तरीक़ा से चेंज जो है, हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और बात आप समझ जाइए कि जैसे थोड़ी-सी चीज़ें हम समझाने का प्रयास करेंगे, यहीं पर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी में अगर आप चीनी घोलते हैं, पानी में चीनी का घोलना या पानी में नमक का घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार से केमिकल चेंज नहीं है। जब आप पानी को गर्म करके वाष्प बना देंगे, तो चीनी हमें मिल जाएगा।
पानी और चीनी के अणु आपस में नहीं मिलते हैं। पानी पानी और चीनी के अणु आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है? आपको लगता होगा कि पानी और चीनी के अणु आपस में मिल जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन वाली चीज़ें पढ़ी होगी, हालाँकि फिज़िकल स्टेट वाली आपने कांसेप्ट पढ़ा होगा। उसमें साफ-साफ बताया जाता है कि पानी के जो कण हैं, पानी के जो अणु हैं, उनके बीच पानी के परमाणु के बीच में कुछ खाली जगह होते हैं। उसी खाली जगह में जाकर चीनी के भी परमाणु बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पानी और चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि केमिकल, ठीक है? और हमने बताया घुलना, पिघलना, फाड़ना, चीरना, तोड़ना, फोड़ना, ये सारे के सारे क्या है? फिज़िकल चेंज है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं या पुराने वाले स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक का भी बटन दबा लीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का लाभ मिल सके। और आप कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ही हम लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिलते रहते हैं। और किसी भी तरीक़ा से आपको कोई भी समस्या हो, आपको लग रहा है कि सर अब तक के जो भी आपने लेक्चर पढ़ाया, उसमें हमें किसी जगह पर, किसी ख़ास स्थान पर या कहीं भी हमें समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, उसका हम निदान अवश्य करेंगे, ठीक है? तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने नोट्स तैयार करें और इसका पूरी तरीक़ा से कांसेप्ट पर पकड़ बनें। चलिए, फिर मिलते हैं।